हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका सुजलाम सुफलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज हमारा डिजिटल बोर्ड इंस्टॉलेशन हो गया है। तो मैंने सोचा आपके लिए क्लासें शुरू कर देते हैं और आज पहली क्लास ले लेते हैं। तो पहले ये बताओ, आपको मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? बताना कमेंट करके। ठीक है, तो सोचा आज आपके लिए क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी, उसके बाद हम आपकी शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी और धीरे धीरे आपको वो सब सब्जेक्ट्स करवाएंगे जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, जियोग्राफी हो गई और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको करवाएंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे राजस्थान पॉलिटी से। और आपको पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, पॉलिटी चाहे राजस्थान की हो गई या इंडियन की हो गई, हम आपको ऐसा मटेरियल, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, इतना डिटेल और डीपली कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा आपको। सब एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें से 90% जो भी हम आपको पढ़ाएंगे ना, उसमें 99% टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम आपको सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आप हमारे साथ बस जुड़कर एक बार देखिएगा कि आपको कंटेंट कैसा मिलता है। और कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो आप पेड कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन एप्लीकेशन से, या ऑफलाइन कहीं मान लो कोचिंग करते हो, वहाँ भी आपको इतना डीपली या इतना शानदार कंटेंट शायद मुश्किल से मिले। वो कंटेंट हम आपको फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करवाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, अपना सहयोग बना के रखें। और रही पॉलिटी की बात, मैं आपको बता दूं, चाहे पॉलिटी चाहे राजस्थान की हो गई या चाहे इंडियन भारतीय की हो गई, भारतीय पॉलिटी पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में होता है, मतलब एग्जाम हॉल में होता है, तो इनके लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस को अटेंड करके आता है। जैसे कि मान लो पॉलिटी के क्वेश्चंस 10 पूछे गए, चाहे भारत की हो गई चाहे राजस्थान की हो गई, तो स्टूडेंट्स लगभग उसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस या फिर 7 से 8 मान लो, 7 से 8 क्वेश्चंस अटेंड करके आएगा। और स्टूडेंट जब क्वेश्चंस अटेंड करता है, पॉलिटी है ही सब्जेक्ट ऐसा जो आपको क्वेश्चंस अटेंड करने पे मजबूर कर देगी। और जब स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अटेंड करता है और तो उनको शुरुआत में एग्जाम हॉल में या बाहर आते हैं तो लगता है कि भाई लगभग मेरे सही है, एक आध गलत हो जाएगा। लेकिन जब वो आंसर की मिलाते हैं, अपने आंसर को चेक करते हैं, तो ये 7-8 क्वेश्चन घटकर हो जाते हैं लगभग 5 से 6। और इसमें से भी अगर आप नेगेटिव हटा दो तो 4 से 5 क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक सवाल आपको पता है कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रट्टा मारने की कोशिश करता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप रट्टा नहीं मार सकते। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की तरह इसे आप रट्टा नहीं लगा सकते। इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। और पॉलिटी को जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा समझोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और पॉलिटी चाहे राजस्थान की हो गई चाहे भारत की हो गई, आपकी बेहतर से बेहतर करवाने की जिम्मेदारी हमारी। बस आप हमारे साथ बने रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना आपका समय ज़्यादा खराब किए। तो ये राजस्थान की राज व्यवस्था बुक है, किताब है, जो हमारे द्वारा ही लिखी गई है। और इसमें इतना शानदार कंटेंट है ना, ये बुक आपको जल्दी ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलेगी।
इस बुक पर अभी काम चल रहा है और इसी बुक से मैं आपको ऑनलाइन प्रत्येक टॉपिक का डिटेल कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। और जब मान लो ऑनलाइन पर यूट्यूब पर राजस्थान क्वालिटी पूरी हो जाए, तब समझ लीजिएगा ये किताब भी पूरी हो गई और ये किताब बहुत जल्द आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। और सबसे पहले बात करते हैं हम इस बुक की। इस किताब में ऐसा क्या खास है, इसकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस पुस्तक के लेखन में विभिन्न मानक पुस्तकों जैसे एनसीईआरटी, आरबीएसई, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालय तथा राजस्थान राज्य, केंद्र व अन्य स्रोतों से प्राप्त विभिन्न समीक्षाओं, घटनाओं एवं अध्ययनों का संदर्भ लिया गया है। मतलब इस बुक में, इस किताब में आपको जो भी मिलेगा सब 99% ऑथेंटिक फैक्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको ना के बराबर गलतियां मिलेगी। मतलब कुछ भी आपको इसमें अवांछनीय चीजें नहीं मिलेगी जो आपके काम की ना हो या एग्जाम की दृष्टि से काम की ना हो। सब आपको इसमें शानदार कंटेंट मिलेगा। और इस बुक की खासियत क्या है देखते हैं। इस पुस्तक में अभ्यर्थियों को सरल तरीके से अध्ययन सामग्री समझ में आए, इसके लिए सरल भाषा के साथ साथ जगह जगह पर फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं, डायग्राम्स, चित्रात्मक चित्रण व उदाहरण देकर समझाया गया है। और इसकी सबसे मेन खास बात, प्रत्येक अध्याय के बाद विस्तृत अभ्यास के लिए उस अध्याय के अंत में उससे संबंधित आरबीएसई, आरपीएससी व राजस्थान के अन्य भर्ती विभागों द्वारा पिछले 35 वर्षों में जो 1990 से लेकर 2025 तक पूछे गए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। मतलब जैसे कि हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया, मान लो आज हम शुरू करेंगे राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका में मान लो राज्यपाल का टॉपिक है। राज्यपाल का टॉपिक है तो राज्यपाल का टॉपिक पूरा होने के बाद, राज्यपाल का टॉपिक पूरा होने के बाद उस अध्याय के अंत में आपको राज्यपाल के आज तक 1990 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन 35 सालों में राज्यपाल से संबंधित, वो सब आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। थ्योरी के रूप में भी मिलेंगे और अध्याय खत्म होने के बाद उनको पीवाईक्यू के रूप में, मतलब क्वेश्चन आंसर के रूप में भी शामिल किया गया है, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे मेन बात, और आगे देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एडिशन है और फर्स्ट एडिशन ही इतना शानदार बनाया है हमने कि आप देखते जाओ, हमारे साथ बने रहो, पढ़ते जाओ। आप खुद देखोगे कितनी शानदार कंटेंट हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहली बात, कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका में हम आज देखेंगे जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स है ना, आपको बताया कि नहीं। जैसे कि कार्यपालिका मतलब आप किसी भी कोचिंग में या जो भी ऑथेंटिक बुक्स उठा लो, किसी कोचिंग की गाइड्स उठा लो, उसमें आपको राजस्थान पॉलिटी के संबंध में सबसे पहला टॉपिक देखने को मिलेगा राज्यपाल। राज्यपाल लगभग हर बुक में सबसे पहला टॉपिक यही होता है, राज्यपाल। लेकिन बहुत कम बुक में आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल से पहले भी एक टॉपिक आता है जो आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। वो टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसे पढ़कर हम आगे के जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राज्यपाल टॉपिक। आ गया भाई। राज्य कार्यपालिका सबसे पहली बात, कार्यपालिका होती क्या है हम वो देखते हैं।
कार्यपालिका होती क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, हम कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे देखना। कार्यपालिका, कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे जैसे कि इसका अर्थ क्या है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फिर इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, फिर इसका कार्य क्या होता है, कार्य और भी कुछ है कार्यपालिका के संबंध में जो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका का सबसे पहले हम अर्थ पढ़ते हैं। कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका वह शाखा होती है जो विधायिका, केंद्र के मामले में संसद, ये हो गई केंद्र के मामले में, और राज्य के मामले में विधानमंडल। और पहले बता दूं, हमारे यहाँ पे विधानसभा है, लेकिन कई कई राज्यों में विधानमंडल है। विधानमंडल जहाँ पर 2 सदन होते हैं, और राज्य में भी जैसे विधानसभा हो गई और विधान परिषद हो गई। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए केवल यहाँ पर उनको विधानमंडल ना कह के विधानसभा ही कहा जाता है। और हम आपको जब विधानसभा आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये भी आपको बताएंगे कि क्या राज्य में कभी विधानसभा थी या नहीं थी, या कभी बनाने के लिए कोशिश हुई या नहीं हुई। तो हाँ, हुई थी बनाने के लिए कोशिश, किस सरकार में हुई थी, किसने की थी, आपको सब डिटेल में बताएंगे तारीख के साथ। और अभी वो प्रोसीजर कहाँ अटका है वो भी बताएंगे, और क्या भविष्य में बन सकती है वो संभावना भी हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं। कार्यपालिका वह शाखा होती है जो विधायिका, संसद अथवा विधानमंडल में विधेयकों को प्रस्तुत करने, कानूनों को लागू करने, सरकारी नीतियों को कार्यरूप देने एवं प्रशासन चलाने का काम करती है। जैसे कि मान लो हो गया, कार्यपालिका विधेयकों को प्रस्तुत करने का काम करती है, कानूनों को लागू करने का काम करती है, सरकारी नीतियों को कार्यरूप देने का काम करती है, प्रशासन चलाने का काम करती है। जैसे कि मान लो सरकार ने कोई नियम बना दिया, जैसे आप कार चलाओगे तो आपको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, या फिर आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन उसको धरातल पर कौन उतारेगा, उनको लागू कैसे होंगे वो नियम, वो काम कार्यपालिका का है। तो आप बोलोगे नहीं सर वो काम तो पुलिस वाले का है, तो हम वो भी आपको आगे बताएंगे कैसे ये सब होता है। तो साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा, हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। कार्यपालिका की परिभाषा साधारण शब्दों में, कार्यपालिका शासन प्रशासन का वह अंग है जो कानूनों को कागज से निकालकर धरातल पर लागू करती है। मतलब समझ गए, मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया तो वो फिलहाल कागज में है ना, उसको धरातल पर लागू करने का काम। कार्यपालिका शासन प्रशासन का वह अंग है जो कानूनों को कागज से निकालकर धरातल पर लागू करती है। ठीक है, फिर यह कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका के भी प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं। एक है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कह दो या राजनीतिक कह दो, दोनों एक ही है। और दूसरी हो गई स्थायी या नौकरशाही कार्यपालिका, स्थायी या नौकरशाही कार्यपालिका। तो दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें निर्वाचित, इलेक्टेड और चुनी हुई सरकार होती है। सरकार बदलने पर पद छोड़ देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई। जैसे अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे कि मान लो अभी हमारे 23 में चुनाव हुए थे, तो अशोक गहलोत जी थे, तो फिर सरकार चेंज हो गई, तो अभी भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थोड़ी है, उनको पद छोड़ना पड़ेगा। अभी भजन लाल जी शर्मा है हमारे, तो अस्थायी कार्यपालिका मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, मंत्रिपरिषद आ गए, और भी कई होते हैं। तो मतलब सरकार बदलने पर कुल मिला के ये पद छोड़ देते हैं, और ये चुने हुए इलेक्टेड और चुनी हुई सरकार के मेंबर्स होते हैं अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका में। फिर होती है नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका, इसमें होते हैं अनिर्वाचित, नॉन इलेक्टेड या अचुने हुए, मतलब इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है, ये चुने हुए नहीं होते हैं, नॉन इलेक्टेड होते हैं। ये सरकार बदलने पर भी पद पर रहते हैं। जैसे कि मान लो किसी जिले का कोई कलेक्टर है,
वो अशोक गहलोत की सरकार में किसी जिले का कलेक्टर था, तो ऐसा थोड़ी है भजन लाल जी की सरकार में उसको हटा दिया जाएगा अपने पद से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो सरकार बदलने पर भी अपने पद पर रहते हैं, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है। फिर है संघीय केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण। संघीय कह दो या केंद्रीय कह दो, दोनों एक ही है। संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण। सबसे मेन डिफरेंस इन दो में है। संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण, प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका का निर्माण। सबसे मेन फर्क इसमें है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बच्चे लगभग यही गलती करते हैं। ये 5 से मिलकर बनी होती है और ये 4 से मिलकर बनी होती है, बस यही फर्क समझना है। केंद्रीय कार्यपालिका में 5 मेंबर्स से मिलकर बनी होती है, संघीय कार्यपालिका 4 मेंबर से मिलकर बनी होती है। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। संघीय कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। और प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका में 4 लोग कौन कौन से होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? एक तो हो गए हमारे राष्ट्रपति, दूसरे हो गए उपराष्ट्रपति, फिर हो गए हमारे प्रधानमंत्री, फिर हो गए हमारे मंत्रिपरिषद, और फिर हो गए हमारे महान्यायवादी। और मैं आपको बता दूं, जो संघ सरकार है और जो राज्य सरकार है ना, वो एक दूसरे के सिमिलर चलती है, एक दूसरे के सिमिलर चलेगी। मतलब जो वहां पर काम राष्ट्रपति का होगा, वो यहाँ पर काम राज्यपाल का होगा। वो जहाँ पे काम प्रधानमंत्री का होगा केंद्र में, वहां का राज्य में काम मुख्यमंत्री का होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखते हैं, जैसे राज्य में, केंद्र में ये हो गए कार्यपालिका, तो राज्य में कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति की जगह कौन आ जाएगा? राज्यपाल। फिर उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता है, उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं होता है। उपराज्यपाल होता है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेशों में होता है, यूटी में, यूनियन टेरिटरी में। तो राज्य के संदर्भ में राज्य कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति, बस यही एक कमी है। अगर हमारे संविधान में उपराज्यपाल जैसा कोई पद होता तो उपराष्ट्रपति की जगह उपराज्यपाल यहाँ पे आ जाता, लेकिन राज्यों में उपराज्यपाल नहीं होता, इसलिए ये सीधे सीधे बाहर निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर 5 मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर 4 मेंबर से मिलकर बनी होती है। तो प्रधानमंत्री की जगह फिर कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री, सॉरी गलती, मुख्यमंत्री। और फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद या जैसे और महान्यायवादी की जगह आ जाएगा हमारे महाधिवक्ता। क्या हो गया भाई? महाधिवक्ता। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। संघीय कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। और राज्य में होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। चूंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो ये कौन सा कम है? उपराष्ट्रपति वाला। अगर यहाँ पे उपराज्यपाल जैसा कोई पद होता राज्य में, तो उपराष्ट्रपति या उपराज्यपाल आ जाता, बस ये एक एक्स्ट्रा है। बाकी जो वहाँ पे काम राष्ट्रपति का होगा और राज्यपाल का होगा, जो वहाँ पे काम प्रधानमंत्री का होगा, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री का होगा। वहाँ पे मंत्रिपरिषद आई, यहाँ पे मंत्रिपरिषद आई, वहाँ पर महान्यायवादी, यहाँ पर महाधिवक्ता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्या करें, आप कमेंट देख लेते हैं आपके 1 मिनट 2 मिनट। सर, जब भी आपकी क्लास देखने बैठती हूँ, कचरे वाली गाड़ी आ जाती है और मम्मी मेरे को पीछे से आवाज लगाती है, कचरा डाल दे। सर, मुझे बहुत अजीब लगता है। या तो मम्मी को बुलाना नहीं चाहिए, या फिर
कचरे वाली गाड़ी को इस समय नहीं आना चाहिए। देखो बेटा, इसमें दो चीजें आपको कहना चाहूंगा। पहली बात तो वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। कचरे वाले तो हम हैं। और दूसरी बात, मम्मी पापा का भी कहना मानना जरूरी है और हमारा काम भी साथ में करते रहना जरूरी है, चाहे पढ़ाई हो गई या और कोई काम हो गया। तो जीवन में जितना ज़्यादा बैलेंस बना के चलोगे ना, इसी का नाम जीवन है। कि जीवन में परिस्थितियां कभी हमारे पक्ष के अनुसार नहीं होगी, परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हमारे पक्ष में हो या ना हो। और ये बात सिर्फ किसी एक कचरे वाली गाड़ी के संदर्भ में नहीं है। और तो मम्मी का भी कहना मानिए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। और दूसरी बात, कचरे वाला नहीं, सफाई वाला है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये हो गया था हमारा संघीय कार्यपालिका का निर्माण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ठीक है, प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका का निर्माण, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ठीक है, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में केंद्र की तरह ही राज्य में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, मतलब वहां पर भी संसद है और राज्य में भी हमारी अलग संसद है, जिसे हम विधानमंडल या विधानसभा कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे संसदात्मक शासन प्रणाली के कारण, मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है ना, वो कहां से अपनाई गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, ध्यान रखना, ब्रिटेन। ब्रिटेन कह दो चाहे इंग्लैंड कह दो। अब कई लोगों को तो यही नहीं पता कि सर ब्रिटेन और इंग्लैंड अलग है या एक ही, दोनों एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग। जैसे भारत कह दो या इंडिया कह दो या हिंदुस्तान कह दो, एक ही है दोनों। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन सी व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो बस मैंने आपको ऐसे ही समझाया था। तो भारतीय संविधान में केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है, स्थापना की गई है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, इस संसदात्मक शासन प्रणाली के कारण कार्यपालिका, विधायिका, संसद, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे केंद्र के संबंध में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया। राज्य के संदर्भ में आप चाहो तो तीर लगा के जोड़ देना, राज्य के संदर्भ में विधानमंडल या फिर विधानसभा। ध्यान रहे, इस संसदात्मक शासन प्रणाली के कारण कार्यपालिका, विधायिका, संसद अथवा राज्य के संदर्भ में विधानमंडल या विधानसभा से पृथक या अलग नहीं होती है, बल्कि उसी में से निकलकर उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। समझ में आया? ठीक है, बताते हैं आपको। नहीं आया? सीधा सीधा कहने का मतलब जो कार्यपालिका होती है ना, वो केंद्र के मामले में संसद, राज्य के मामले में विधानसभा या विधानमंडल, उसी में से निकलती है, या कोई अलग से नहीं बनाई जाती है कार्यपालिका, उसी में से निकलेगी और उसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बस ये ध्यान। ये कभी कभी कथन और कारण में या फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे सवाल में पूछ लेता है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर क्या कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य, ऐसे क्वेश्चंस बना लेती है। और विशेषकर ऐसे क्वेश्चंस आरपीएससी ज्यादा बनाती है, ध्यान रखिएगा। इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका का, राज्य के संदर्भ में बात करते हैं, केंद्र का जब हम केंद्र पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे। इस संसदीय व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका का इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका का, ध्यान रखना, नाम मात्र कह दो, औपचारिक कह दो या संवैधानिक कह दो, प्रधान या मुखिया, राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया कह दो, औपचारिक मुखिया कह दो या संवैधानिक मुखिया कह दो, और राज्यपाल होता है। और वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। जैसे कि हमारे जो राज्यपाल साहब है और केंद्र के मामले में जो राष्ट्रपति साहब है, वो फूफो जी जैसे हमारे, मतलब कोई भी काम करना है बस उनको पूछना है कि भाई ये काम कर रहे हैं, अब वो हाँ बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो वैसे ही है। तो बस वही है कि भाई चाहे नाम मात्र का प्रधान कह दो, औपचारिक कह दो या संवैधानिक, हमारे संविधान में लिख दिया कि भाई हाँ भाई आपको इनको पूछना पड़ेगा, ये हमारे मुखिया है। बाकी करना तो वही है जो मुख्यमंत्री जी और केंद्र के मामले में प्रधानमंत्री जी की मर्जी है। तो बस यही है
कि भाई राज्य कार्यपालिका का नाममात्र औपचारिक संवैधानिक प्रधान राज्यपाल और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद होती है, ध्यान रखना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक तो क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण या प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका का निर्माण, यहाँ से देखने को मिल सकता है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, मतलब मिल सकता है नहीं, यहाँ से तो क्वेश्चन 99% एग्जाम में लगभग बन ही जाता है। जैसे कि राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन से भाग में दिए गए हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं, तो भाग 6, ध्यान रखना। अध्याय पूछे तो अध्याय 2, तो ये तो लगभग पूछा जा सकता है और शायद मेरे ख्याल से एग्जाम पूछा ही गया है, ये अब तक नहीं पूछा गया है। और ये तो लगभग पूछा ही जाता है, लगभग। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान कौन से अनुच्छेदों में है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 153 से 167 तक। तो ये हमारा कार्यपालिका का टॉपिक हो गया है। बस इतनी ही थी कार्यपालिका के संबंध में जानकारी, सोचा आपको बता दूं। मोस्टली कई गाइडों में और नोट्सों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। तो हम आगे की क्लास में राज्यपाल टॉपिक देखेंगे और आपकी पॉलिटी शानदार और एकदम दमदार करवाने की जिम्मेदारी हमारी। बस पॉलिटी को रटा नहीं मारना, आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की तरह उसको समझना है और पढ़ना है और हमारे साथ बने रहना है, सहयोग बनाए रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली क्लास में शुरू करेंगे आपका राज्यपाल टॉपिक, तो हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।